तीसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जस्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इससे पूर्व जो नंबर 1 एंड नंबर 2 पार्ट्स थे उसमें हमने जनरल बातें बताई। एक्टिव पैसिव वॉइस से संबंधित we discuss some general rules. Now we are going to take tense wise present indefinite से लेकर जितने भी आगे टेंस हैं उन सब को हम एक एक करके और आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की विधि बता रहे हैं। तो एक जनरल रूल लिखा है मैंने आपको कि किसी भी टेंस को अगर किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है तो हम उसके लिए ये सूत्र लगाएंगे। इसको ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट क्या होगा? एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे तब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज मस्ट जरूर लगानी है। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी? अकॉर्डिंग टू द टेंस, अर्थात जो वाक्य हमारा है उसके टेंस के अनुरूप। टेंस के अनुरूप अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अनुरूप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है या कोई भी टेंस है उसके अनुरूप उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगी। हेल्पिंग वर्ब के बारे में इससे पूर्व वीडियो में मैंने एक चार्ट बताया है जिसमें मैंने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पूर्ण जानकारी दी है। वो चार्ट को आप देखेंगे आपके सबको समझ में आ जाएगा। उसके बाद में मेन वर्ब जो आएगी उसकी थर्ड फॉर्म, एक्टिव वाक्य में जो मेन वर्ब आएगी उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद में। फिर आवश्यकता हो तो बाई का प्रयोग करेंगे, और अंत में ऑब्जेक्ट, अर्थात ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस। एक्टिव वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ले रहे हैं। कौन सा टेंस ले रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अर्थात पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में सूत्र यही है, या हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम हो जाएंगे। हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगी? इज आर एम, बाकी सारा यही रहेगा। एक सेंटेंस लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, जैसे सीता milks a cow। सीता मिल्क्स ए काउ। यहाँ सीता सब्जेक्ट है, मिल्क्स वर्ब है और ए काउ ऑब्जेक्ट है। ध्यान रहे अगर कोई नाउन है ऑब्जेक्ट के रूप में और उसके साथ में कोई आर्टिकल या कोई एडजेक्टिव या कोई एडवर्ब या उससे संबंधित कोई शब्द है वो उसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ में रहेगा तो केवल काउ नहीं एक काउ इसका ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अब हमें क्या देखना है? इस वाक्य का टेंस देखना है। इसको पैसिव वॉइस में बदलने से पहले एक्टिव वाक्य के टेंस को देखना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस वाक्यों के अनुरूप होंगी। अब इसे हम इस सूत्र के अनुसार लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे जो एक्टिव वाक्य का ऑब्जेक्ट होगा। तो ये हो गया ए काउ। अब ए काउ सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब क्या आएंगी यहाँ पे? इज आर एम में से कोई एक। तो ए काउ सिंगुलर है तो यहाँ गया इज, ए काउ इज। और मिल्क की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मिल्क। फिर वाई लगाइए और ऑब्जेक्ट लिखिए। जो ऑब्जेक्ट क्या एक्टिव का? सीता। तो ये आप हमारा सीता जो है एक्टिव वाक्य का सब्जेक्ट है, जो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई सीता। तो ये आपका एक अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता, ये वाक्य हमारा नेगेटिव होता तो कैसा होता? जैसे सीता डज नॉट milk a cow।
ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो इस तरह से होता, सीता डज नॉट मिल्क ए काउ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव होने के कारण इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग भी आ गया है। अब इसको आप पैसिव वॉइस में बदलिए तो सूत्र वही है, लाइए ए काउ जो इसका ऑब्जेक्ट है, जो पैसिव का सब्जेक्ट बन रहा है, ए काउ, फिर वही हेल्पिंग वर्ब, या तो टू है लेकिन पैसिव वॉइस में वो इज हो जाएगी, ए काउ इज नॉट, अर्थात हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेगेटिव के लिए नोट लगाना पड़ेगा, चाहे वो एक्टिव सेंटेंस है चाहे वो पैसिव है। ए काउ इज नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ दी मेन वर्ब, मीट बाई, और वही जो एक्टिव वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बाई सी। ये नंबर। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता तो कैसा वाक्य होता, जैसे डज सीता मिल्क ए काउ, ये स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। ध्यान रहे, अगर कोई भी वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट से पहले हम उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, चाहे वो वाक्य एक्टिव हो चाहे वो पैसिव हो। तो प्लेस हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। उसी तरह से जहां इसमें डू डज है तो उसमें इज आ रहे आ जाएगा। तो एक काउ से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लें, इज ए काउ, इज ए काउ, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल्क बाई सीता। तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, डज सीता मिल्क ए काउ, इज ए काउ मिल्क बाई सीता। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव होता, इस तरह से होता, डज सीता नॉट मिल्क ए काउ, डज सीता नॉट मिल्क ए काउ, तो हम इस वाक्य को किस तरह से बनाते हैं, अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इट विल बी स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब आ गई इसकी इज, और फिर सब्जेक्ट सीता, एंड नॉट विल बी प्लेस्ड एट द थर्ड प्लेस इन द सेंटेंस, इज सीता नॉट, इज सीता नॉट मिल्क इज काउ, एज ये देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, मिस हो गया मैं, डज सीता नॉट मिल्क ए काउ, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाएगा, इज ए काउ, इज ए काउ, फिर तीसरे स्थान पर नॉट, नॉट मिल्क बाई सीता। तो इन दिस वे हमने चारों प्रकार के सेंटेंस आपको समझाए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक आपको मैंने उदाहरण दिया कि अगर सूत्र यही रहेगा, सभी में रूल यही रहेगा, ओनली वी हैव टू चेंज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दी सेंटेंस। सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब बदलना है, चाहे कोई भी टेंस आएगा उसमें अकॉर्डिंग टू टेंस हमें हेल्पिंग वर्ब बदलना है। बाकी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के थर्ड जो वर्ब है वो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में है वैसे ही अन्य टेंसेज में भी वही रहेगी, केवल वी विल चेंज ओनली हेल्पिंग वर्ब ऑफ द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब देखिए एक सेंटेंस, और एक सेंटेंस आपके समझ में आया। नाउ आई एम टेकिंग अनदर वन मोर सेंटेंस। ये मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की कुछ उदाहरण दे रहा हूं।
एक वाक्य और लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। टीचर teaches us English। टीचर teaches us English। टीचर सब्जेक्ट है, टीचर वर्ब है, और इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो टीचर सब्जेक्ट और यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर एक्टिव वाक्य को पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो ये जो है निर्जीव जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और सजीव होता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो पहले हम इससे इंग्लिश से इससे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बना रहे हैं। तो लीजिए सूत्र वही रहेगा। तो ये क्या जाएगा, इंग्लिश आ जाएगी पहले इधर, इंग्लिश। सेंटेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो एक्टिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब इज आ रहे होंगे, तो इंग्लिश सिंगुलर है, इज आ गया, इंग्लिश इज। थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, इंग्लिश इज टॉट, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय टीचर। बाय द टीचर कर सकते हो आप। इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय द टीचर या बाय टीचर। और अगर हम इस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो हम यहाँ लिखेंगे वी। अब ये देखिए सिंगुलर था तो इज आया, अब ये प्लूरल आ रहा है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट होता है, अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लूरल आ गया, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस की प्लूरल वर्ब जो आर होती है उसको हम यहाँ लगाएंगे, वी आर। वही थर्ड फॉर्म टॉट, वी आर टॉट इंग्लिश बाय द टीचर या बाय टीचर। तो इंग्लिश में वी कैन मेक सेंटेंस बाय द हेल्प ऑफ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हम दोनों तरह के ऑब्जेक्ट की सहायता से हम ये बना सकते हैं। एक और देखिए उदाहरण, people speak English all over the world। People speak English all over the world। ध्यान से देखिए सेंटेंस को। पीपल यहाँ सब्जेक्ट है, स्पीक यहाँ वर्ब है, और इंग्लिश यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। तो देखिए आप, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, कौन सा टेंस है, पीपल प्लूरल है, स्पीक सिंगुलर, प्लूरल वर्ब है, दोनों प्लूरल है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अर्थात अब इसमें एक बात आपको मैं और बता रहा हूं, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी अंडरस्टूड होते हैं, जिन्हें हमें पैसिव वॉइस में मेंशन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पीपल जो शब्द है वो एक्टिव में तो आ गया, लेकिन पैसिव में हमें इसको मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश को यहां लेते हैं हम, सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को ले रहे हैं। इंग्लिश कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अकॉर्डिंग टू टेंस क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, और अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या आएगी, इज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर इज आर एम में से प्लूरल होता तो आर आ जाता, और आई होता तो एम आ जाता, लेकिन इंग्लिश सिंगुलर है तो इंग्लिश इज। स्पीक के थर्ड फॉर्म स्पोकन, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द
वर्ड, अर्थात इसमें बाय द पीपल लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अंडरस्टूड सब्जेक्ट है कि लोग अंग्रेजी बोलेंगे, कोई अन्य जानवर तो नहीं बोल सकता। तो इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट वही सूत्र इसमें लागू होगा। तो इस तरह से देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित कुछ एक्सरसाइज मैंने आपको, उदाहरण मैंने आपको दिए हैं। अब लेते हैं उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Just we are taking present continuous tense. Present continuous tense. Passive voice of present continuous tense. Present continuous tense का passive voice। एक उदाहरण देखिए। अब present continuous में क्या हो जाएगा? According to the tense, हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज आर एम प्लस बी। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी? इज आर एम प्लस बी, ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी। इज आर एम प्लस बी, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है इसलिए इसमें बीइंग लगाना जरूरी है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे She is writing a letter. She is writing a letter. देखिए कौन सा टेंस है? She is writing, तो एक्टिव सेंटेंस है, और एक्टिव सेंटेंस में इज आर एम के साथ माइएनजी वाली फॉर्म है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। She is writing a letter। अब इसे पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, तो नियम वही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपका? ए लेटर, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव का सब्जेक्ट बना रहे हम, तो ए लेटर। ए लेटर, आप एक लेटर सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? इज आर एम प्लस बी। तो ए लेटर सिंगुलर है, ए लेटर इज, और यहाँ बीइंग लगाना बहुत जरूरी है। ये बीइंग किस लिए है? इस आईएनजी के लिए है। ए लेटर इज बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म, रिटन बाई, सी का क्या हो जाएगा? हर। ए लेटर इज रिटन बाई हर। तो ये हमारा पहला सेंटेंस होता। अगर ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव होता तो कैसा होता? सी is not writing a letter. She is not writing a letter, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता। अब इसे हमें पैसिव वॉइस में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? ए लेटर, ए लेटर इज नॉट बीइंग, क्योंकि नॉट तो हम हमेशा तीसरे स्थान पे रखते हैं। ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई, सी का हर। ए लेटर इज नॉट रिटन, ए लेटर इज नॉट बीइंग रिटन बाई हर। अगर ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव होता तो कैसे होता? Is she writing a letter? Is she writing a letter? तो बनाइए इसको, पैसे उसमें बदलिए। Is a letter being written by इज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हर, अर्थात हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, लेटर और फिर बीइंग लगाना जरूरी है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है। और अगर ये सेंटेंस हमारा इस तरह से होता, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर,
तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा इज ए लेटर नॉट बीइंग रिटन बाई हर। तो इस तरह से देखिए ये चारों सेंटेंस मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बताए, इंट्रोगेटिव, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव और अकेला इंट्रोगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। तो नियम वही है, चाहे कोई भी टेंस हो, यही सूत्र समय लगेगा। ओनली वी हैव टू चेंज देयर हेल्पिंग वर्ब्स। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट था तो इज आर एम था, यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ गया तो इज आर एम प्लस बीइंग आ गया। एक सेंटेंस और लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रैक्टिस के लिए। They are playing hockey. They are playing hockey. देखिए वाक्य कौन से टेंस का है, दे के बाद में हेल्पिंग वर्ब आईएनजी वाले फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव सेंटेंस है। अब इसे पैसिव वॉइस में बदलिए तो ये इसका सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो हॉकी इधर आ जाएगी, हॉकी और हॉकी। अब इसकी पैसिव वॉइस क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, वही आर एम प्लस बी। तो हॉकी इज और आईएनजी के लिए बीइंग, हॉकी इज बीइंग और प्लेड थर्ड फॉर्म प्लेड, हॉकी इज बीइंग प्लेड बाई और दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस एक्टिव में और पैसिव वॉइस में। दूसरा लीजिए इसका नेगेटिव, दे आर नॉट प्लेइंग हॉकी। हो जाएगा हॉकी is